देखिए मात्र 2 दिन रह गया आपका एग्जाम का, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों रिवीजन कीजिए। आप लोगों को अभी नई चीज बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोग पढ़े उतना आप लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना पढ़े हैं उतना ही आप लोगों के लिए काफी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से लेके आए फिजिक्स का टॉप क्वेश्चन। कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। हो सकता है बिहार बोर्ड में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे, या फिर इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है? इससे पहले भी हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं फिजिक्स का। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर है भी, फिर भी उसको जाके जरूर देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसकी तैयारी नहीं है तो उसका 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है वोल्ट अपॉन मीटर किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र के पास वोल्ट अपॉन मीटर का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। वह परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को टेम्परेचर यानी कि ताप में बदल देता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, धारा कहलाता है, वोल्टता कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेकंड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोध। तो जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम लोग, जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं वो क्या है? तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, क्या है? तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नाइक्रोम। जो क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे या फिर अगर नहीं आता हो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या फिर नोट जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आपको पूछ रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का यानी कि चार्ज का योग होता है, कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए 0। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आए संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका का योग आ जाए यानी कि आवेशों का योग, चार्जों का योग अगर आ जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनके सम्मिलित शक्ति होंगे। आपको यहां पर पूछ रहा है कोई 60 वाट का और 40 वाट का 2 बल्ब है, उसको श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, तो वो दोनों का मिलाकर के शक्ति कितना होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी 24 वाट। ठीक है, यहां पर आपको वो रेजिस्टेंस वाला यानी कि प्रतिरोध वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो वाला नहीं। यहां पर आपको सिंपली क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ 60 वाट और 40 वाट और इसका राइट आंसर दोस्तों 24 वाट है। आप लोगों को न्यूमेरिकल के पीछे अभी नहीं भागना है, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, 70 ऑप्शन है दोस्तों, 70 में मात्र 35 बनाना है, इसलिए न्यूमेरिकल में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आप लोग थ्योरी वाला को बनाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करना होगा जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। वहीं पे अगर आप थ्योरी को डायरेक्ट ये सब थ्योरी को डायरेक्ट बनाते हैं तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी को बनाइएगा। बाद में अगर आपका 35 नहीं पूरे उसके बाद फिर जो है आप न्यूमेरिकल को कीजिएगा 35 क्वेश्चन पुराने के लिए। ठीक है, अगर नहीं बने तब थ्योरी से अगर 35 नहीं पूरे तब आपको न्यूमेरिकल बनाना है, लेकिन पहले आपको थ्योरी वाला सवाल ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। आपको पूछ रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होती है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला सिंपली आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी v²/r। क्या है? v²/r। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v²/r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो डायनेमो का जो सिद्धांत है, कार्य का सिद्धांत, कार्य करने की सिद्धांत, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, उसी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। आपको पूछ रहा है लॉरेंज बल जो कि आपका मैग्नेटिक चैप्टर में आता है, तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए यानी कि आकलन करने के लिए, निकालने के लिए सूत्र क्या है? सिंपली आपको लॉरेंज बल का लॉ पूछ रहा है या फिर फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 8 का राइट आंसर आपका ए F Q ब्रैकेट ओपन E प्लस B क्रॉस B। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो F वेक्टर Q यहाँ पर क्या है? चार्ज है। F वेक्टर Q इंटू E प्लस B क्रॉस B। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाला कभी कभी पूछ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक 0.05 Q प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आपको पूछ रहा है ये प्रतिरोध दिया हुआ एक एमीटर का और यहाँ पर विद्युत वाहक बल आपका दिया हुआ है। ठीक है, सेल का मतलब कि सेल से जोड़ा जाता है इतना विद्युत वाहक बल से। अगर 2.0 की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, यही आपको पूछ रहा है। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.7 ओम। ऑप्शन डी 0.7 ओम। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है। वीडियो भी अभी लंबी बन जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगा तो, और आप लोगों का भी टाइम एग्जाम में बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत ज्यादा आप लोगों के
के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा, ये क्या है ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, आपको पूछ रहा है एलसीआर श्रेणी क्रम पथ में, ठीक है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। अब आपको पूछ रहा है धारा का शिखर मान महत्तम होगा, तो धारा का शिखर मान जो है सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। तो क्या आपका राइट आंसर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो धारा का शिखर का मान सबसे अधिक इसी में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसको आभासी वोल्टता है। आपको पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर, प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता दिया हुआ कितना 440 वोल्ट, वहीं पे इसकी आभासी वोल्टता आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 220/2 वोल्ट। क्या है 220/2 वोल्ट, ये वैल्यू वाला है, सिंपली आपको इस पर ध्यान नहीं देना, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसको मैं आपको खुद बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट की दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा। आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक 25 वाट है, यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ पर 100 वाट है 220 वोल्ट है, तो वोल्ट और वोल्ट बराबर है। अब 25 वाट और 100 वाट है, ठीक है, यहाँ पर 25 वाट है और यहाँ पर 100 वाट है। अब आपको पूछ रहा है दोनों में से प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसके पास होगा, जल्द से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है 25 वाट। 25 वाट के पास, यानी कि वाट जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। वाट आपका जितना कम होगा बल्ब में, अगर कंपैरिजन करने के लिए दे दे तो प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और वाट जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। आपको पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा जो है निम्न में से, इसमें से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, यह मैं पहले भी करा चुका हूं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, सिंपली आपको एलआर फॉर्मूला, यानी कि एलआर परिपथ का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, √R² प्लस ओमेगा² L², √R² प्लस ओमेगा² L²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। फिर से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ, आपको पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले थे। सिंपली आपको पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसने कहा था, ठीक है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्ज। किसने कहा था, हर्ज ने कहा था विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि के बारे में, तो वही वैज्ञानिक थे, हर्ज वैज्ञानिक का नाम था। दोस्तों आप लोग पूछते हैं कभी कभी कि इतना इजी क्वेश्चन बिहार में पूछेगा, देखिए आपका इस बार इजी ही पूछने वाला 2021 में, खास करके 20 में तो पूछा ही, 19 में पूछा भी, और 2021 में भी आपका इजी ही पूछेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कोई पढ़ नहीं पाया, सिलेबस भी नहीं घटा, टाइम भी नहीं भरा, तो इजी तो पूछेगा ही। लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, बिहार बोर्ड पागल बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल तो जहां तक लग रहा है कि इजी ही पूछेगा, ठीक है। अब कैथोड किरणें होती है, आपको पूछ रहा है कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है, तो कैथोड किरणें में क्या होती है, ठीक है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर आपका ए, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है किस कारण बुलबुला पानी बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, बहुत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी होगी। आपको कह रहा है समान फोकस दूरी है, यानी कि फोकस दूरी जो है वो समान है, ठीक है। अब पूछ रहा है दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और वो जो है एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं। अब बोल रहा है इसके संयोग से जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो आपका दूरी होगा, तो फोकस दूरी कितना होगा दोनों का मिला करके, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, f/2। कितना है, f/2 आपका राइट आंसर होगा 18 का। तो ऑप्शन सी f/2 हो जाएगी फोकस दूरी जब हम लोग दोनों लेंस को मिलाएंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी लेंस, यहाँ पर किसी है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। आपको कह रहा है किसी लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ f मीटर, तो इसकी क्षमता का मान होगा, यानी कि सिंपली आपको क्षमता का फॉर्मूला पूछ रहा है। दोस्तों इसका फॉर्मूला है ऑप्शन बी, 1/f डायोप्टर। क्या है, 1/f डायोप्टर या फिर 1/f डायोप्टर राइट आंसर होगा। तो लेंस यानी कि किसका क्षमता का, किसका क्षमता, लेंस की क्षमता, जिसका फोकस दूरी f यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कम अभिसारी हो जाता है, अधिक अभिसारी हो जाता है, क्या हो जाता है जब हम लोग कांच के, यानी कि कोई ग्लास के अवतल लेंस को जब जल में डुबाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी,
कम अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट हो जाता है। तो जब हम लोग कांच के अवतल लेंस को जल में डुबाते हैं तो उस समय कम अपसारी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता है। आपको पूछ रहा है जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है, तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ती है। तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। तो जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो उस समय आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। आपको पूछ रहा है खगोलीय दूरदर्शी में, क्योंकि आप लोग जानते हैं वहां पर दो प्रतिबिंब बनता है, तो उस समय से अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, मतलब कि कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आभासी व उल्टा। तो क्योंकि उसमें दो इमेज बनता है, उसमें से लास्ट वाला जो इमेज है, अंतिम जो इमेज है, वो आभासी व उल्टा बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी व उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है? व्यक्तिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, क्या कारण है? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिकरण। ठीक है, मैं बहुत बार करा चुका हूं। तो व्यक्तिकरण के कारण पतले फिल्म के रंग का, मतलब कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यक्तिकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है। आपको पूछ रहा है जिस घटना से, वो घटना क्या है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। तो आपको सिंपली यहां पर घटना पूछ रहा है कि वो घटना क्या है जिसके कारण प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद के रूप में अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ध्रुवन। ध्रुवन के कारण ही जो है प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज पाई जाती है? तो आप लोग बताइए किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पराबैंगनी भाग में। ठीक है, तो पराबैंगनी भाग में, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। पराबैंगनी भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि होती है। आपको पूछ रहा है यूरेनियम का जो नाभिक होता है उसमें घनत्व कितना होता है, सिंपल यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 10⁻17 किग्रा पर मीटर क्यूब। क्या है? 10⁻17 किग्रा बटा मीटर क्यूब। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण होता है 10⁻17 किग्रा पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन बम आधारित है। आपको यहां पर पूछ रहा है हाइड्रोजन बम आधारित किस पर है? केवल नाभिक के विखंडन पर, केवल नाभिक के संलयन पर, किस पर है? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बेस जो है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? केवल नाभिकीय संलयन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? आपको यहां पर पूछ रहा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि निम्न में से कहां से? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से, कहां से? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन से। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। यानी कि जब नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनता है, यानी कि दो नाभिक मिला उस समय नए नाभिक बना, ठीक है, तो और ऊर्जा के मुक्त, यानी कि ऊर्जा हुआ, ऊर्जा मुक्त हुआ, ऊर्जा, क्योंकि कोई भी अगर एटम रिएक्ट करता है तो उस समय ऊर्जा निकलती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को सिंपली आपको पूछ रहा है क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। उस घटना को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी कि नाभिकों को जब मिलता है, नाभिक जब मिलता है तो नया नाभिक जो बनता है और ऊर्जा जो मुक्त होता है, इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को कहते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, परम शून्य पर ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। आपको पूछ रहा है परम शून्य पर ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, किस तरह करता है? पूर्ण चालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह, किस तरह करता है आपका अर्धचालक व्यवहार परम शून्य पर? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण अचालक की तरह। किस तरह? पूर्ण अचालक की तरह परम शून्य पर आपका ताप अर्धचालक व्यवहार करता है। यानी कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक किस तरह व्यवहार करता है? पूर्ण अचालक की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है। आपको कह रहा है एक पदार्थ की चालकता, यानी कि जब वो चलती है तो उसकी ताप बढ़ाने पर, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और तेजी से चलती है, ठीक है। अब वो कौन सा पदार्थ है, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है अर्धचालक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। आपको यहां पर पूछ रहा है अर्धचालक में जो विद्युत प्रवाह होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन तथा विभव के कारण होता है, या फिर प्रोटॉन के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन तथा विभव के कारण। तो अर्धचालक में जो विद्युत चालकता का कारण है वह ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन तथा विभव के कारण अर्धचालक में विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालक चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं?
प्रवर्धक की भांति के लिए, दोलित्र की भांति के लिए, किस लिए करते हैं? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी, दिष्टकारी की भांति के लिए। तो डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं दिष्टकारी की भांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे कहते हैं। आपको कह रहा है उस युक्ति को क्या कहते हैं जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति यानी कि पोजीशन, उसकी दूरी, डिस्टेंस, चलने की दिशा यानी कि स्पीड, डायरेक्शन, चलने की दिशा, डायरेक्शन सब बता दे, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वैसी युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी, रडार। तो रडार के कारण हम लोग जो है किसी भी वस्तु की स्थिति को रेडियो तरंगों के द्वारा यानी कि रडार के कारण किसी रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की पोजीशन, दूरी, चलाने की दिशा यानी कि डायरेक्शन सब कुछ पता कर लेते हैं रडार के कारण। रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है। आपको कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जरूर देखिए दोस्तों। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है। आपको सिंपल यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 77 डिग्री। क्या है? ऑप्शन डी, 77 डिग्री। जो क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको आंसर की सबसे पहले यहीं पे मिलेगा। और जितना दिन आपके पास बचा हुआ है जो भी सब्जेक्ट का, सभी की तैयारी आपको लास्ट तक कराई जाएगी, जब तक आपका एग्जाम पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया हुआ, और आज से इंग्लिश का भी होगा, इसलिए आप लोग जरूर देखा कीजिए। वो भी क्वेश्चन इसी तरह का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे जाके जरूर देखा कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। आपको यहाँ पर पूछ रहा है एक बंद पृष्ठ है यानी कि कोई बंद डब्बा है, उसमें विद्युत द्विध्रुव स्थित है, विद्युत द्विध्रुव स्थित है। अब पूछ रहा है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स उससे कितना निकलेगा? ठीक है, तो दोस्तों 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी अगर बंद रहे और उस पर विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो उस समय जो है निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है वायु में जो गोलीय चालक की धारिता है वो किसकी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर है बी, गोले की त्रिज्या का। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या की अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ संबंधी नियम है, यानी कि जो वो नियम दिया है वो किस पर आधारित है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण के नियम पर। किस पर है? आवेश संरक्षण के नियम पर किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम है, यानी कि उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कम्युनिटी में जरूर सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपका एक रहेगा ही दोस्तों। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। तो 39 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, 11001 होल 2, 11001 होल 2। तो दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है 11001 होल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। आपको पूछ रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। आपको यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का दूरी यानी कि दूरी का अनुपात पूछ रहा है, कौन? छोटे से चुंबक के मध्य बिंदु से। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल है। 40 का राइट आंसर होगा तो ऑप्शन बी, 2:1। क्या है? 2:1 आपका राइट आंसर है। मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोगों को न्यूमेरिकल के पीछे इस बार नहीं भागना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ है यानी कि कोई डंडा है, इस पर पहले हम लोग N1 लपेटे यानी कि N1 लपेटे, उसके बाद N2 लपेटे। अब यहाँ पर बताइए कौन ज्यादा बड़ा है, N2 है कि N1 है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी, N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि N2 हमेशा ऊपर में लगता है और N1 पहले लगता है, यानी कि N1 होता है प्राथमिक, ठीक है, और वहीं पे N2 होता है द्वितीय। तो पहले N1 लपेटा, कोई भी डंडा पर पहले N1 को लपेटे, उसके बाद फिर दोस्तों N2 को लपेटे। तो यहाँ पर आपका N2 ग्रेटर देन होगा N1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है, कौन? अवरक्त किरणें, कौन सा किरण सहायक होता है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणें जो है बहुमूल्य नगों की पहचान में सबसे अधिक सहायक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे कराता हूं, आप लोग सभी चैप्टर का जरूर देख लीजिएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, और फिजिक्स का जो वीडियो छुड़ा हुआ उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आपको वीडियो लेके आते रहूंगा और आपका आंसर की जब एग्जाम होगा तो इसी चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।